नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं संसदीय संवाद से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। भारतीय संस्कृति संवाद संस्कृति रही है। विचार विमर्श और चर्चा बहस से होते हुए हम आगे बढ़े हैं। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस का एक सिलसिला रहा है। इन चर्चाओं ने समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया है और समस्याओं के सही समाधान का रास्ता सुझाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को सिलसिला देने की कोशिश है हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। हर बार हम किसी एक विषय से जुड़ी बहस को उठाते हैं। अलग अलग समय पर दोनों सदनों में उस विषय पर कैसी चर्चा हुई, इसकी पड़ताल करते हैं। औपनिवेशिक काल के कई कानून आज़ादी के 7 दशक बाद भी कानून की किताब में मौजूद हैं। हालांकि आज़ादी से पहले और बाद के कई अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को समय समय पर रद्द कर दिया जाता है। न्याय व्यवस्था पर बोझ बने इन कानूनों के निरसन पर संसद में हुई चर्चा पर आधारित है हमारा इस बार का सार्थक संवाद। कानून की किताब जितनी मोटी होती जाती है, सबको न्याय दिलाना उतना ही जटिल होता जाता है। अंग्रेजी शासनकाल के बहुत से कानूनों को विधिसम्मत बनाने के लिए अनुकूलन किया गया, तो बहुत सी विधियों को समय समय पर रद्द भी किया गया। शुरुआत में संविधान सभा और बाद में संसद ने ऐसे कानूनों की पहचान, समीक्षा और रद्द करने की दिशा में हर जरूरी कदम उठाए। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक रद्द किए गए कानूनों पर देखते हैं एक रिपोर्ट। विधि या कानून नागरिकों और संस्थाओं के लिए राज्य व्यवस्था के स्वीकृत और लागू किए जाने वाले सामान्य आचरण नियम हैं। ये नियम बदलते समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खोने लगते हैं तो संशोधन किए जाते हैं। कभी कभी तो प्रचलन से भी बाहर हो जाते हैं। भारत में औपनिवेशिक काल में बने बेकार कानूनों को संशोधित करने, रद्द करने या विधान पुस्तिका से हटाने के लिए संसद ने लगातार पहल की है। संविधान सभा ने नया संविधान बनने तक पुराने कानूनों को बहाल रखने का फैसला लिया। संविधान सभा ने महसूस किया कि सभी विधियों का संविधान के अनुरूप अनुकूलन होना जरूरी है। इसके लिए इनकी समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया। इसी समीक्षा के आधार पर न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए समय समय पर कानूनों को रद्द किया गया, तो बहुत से बेकार कानूनों को कानून की किताब से हटाया भी गया। कई औपनिवेशिक कानूनों को लेकर संविधान सभा में दिलचस्प बहस हुई। ब्रिटिश राज में दी गई पदवियों को समाप्त करने का फैसला लिया गया। आजादी से पहले भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन संसद ने महसूस किया कि इसे मूलाधिकार में शामिल करना अहिंसा मूलक समाज की स्थापना में बाधक होगा। ऐसे में अनिवार्यता के अनुरूप लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। अंतरिम संसद ने किसानों की भूमि शोषकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पुराने कानूनों को रद्द किया, तो अंग्रेजी राज में कई जनजातियों को जरायम पेशा बताने के कानून पर संसद ने रोष भी जताया। 1952 में पहली संसद के गठन के साथ अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने और विधान पुस्तिका से पूरी तरह हटाने के लिए बाकायदा निरसन विधेयक लाए गए। संसद ने ऐसे कानूनों को लेकर सरकार से जवाब तलब किया और इन कानूनों की पहचान में हुई देरी के लिए फटकार भी लगाई। यही नहीं, रद्द होने के बावजूद कानून की किताब में ऐसी विधि को रखने पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। हैदराबाद की निजामशाही की संपत्ति के विदेशी बैंकों में भेजे जाने के बाद संसद ने राज्यों में केंद्रीय कानूनों के विस्तार, निरसन और संशोधन की जरूरत समझी। वहीं ब्रिटिश काल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब्त संपत्ति वापस करने की मांग भी संसद ने उठाई। चाय बागान श्रमिकों से जुड़े कानून को रद्द कर उन्हें राहत दी गई। आजादी के बाद से गरीबों को कंट्रोल क्लॉथ के रूप में सस्ती दरों पर धोती उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका लाभ नीचे तक पहुंचाने के लिए संसद ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कानून रद्द किया। 1974 से 234 बेकार कानूनों को रद्द करने के लिए बाकायदा निरसन और संशोधन विधेयक लाया गया, तो 1977 में आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलने के लिए बनाए कानून को भी संसद ने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। अगले ही साल दमनकारी कानून मीसा को भी रद्द कर दिया गया। संसद ने पुराने कई कानूनों को रद्द कर समाज सुधार की दिशा में भी अहम पहल की।
बेकार कानूनों की पहचान की जिम्मेदारी विधि आयोग ने उठाई। आयोग ने अपनी 18वीं रिपोर्ट में कन्वर्ट मैरिज डिसोल्यूशन कानून को रद्द करने की सिफारिश की, तो 81वीं रिपोर्ट में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून में कमियों की पहचान की और संसद ने उन्हें निरस्त किया। समय समय पर अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को संसद रद्द करती रही है और विधान पुस्तिका से हटाने पर भी जोर देती रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसे कानूनों की पहचान के लिए पीसी जैन आयोग का गठन किया। 1998 में जैन आयोग ने 1300 कानूनों के निरसन की सिफारिश की, लेकिन एक साथ निरसन न करने पर संसद ने नाराजगी भी जताई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संकल्प के साथ अमल का फैसला किया। 2014 के बाद से कानून की किताब को मोटा करने वाले बेकार कानूनों की पहचान और रद्द करने की प्रक्रिया को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर रामानुजम समिति को ये जिम्मा सौंपा और समिति ने पर करीब 1800 कानूनों के निरसन की सिफारिश की। इसके बाद से संसद में लगातार हर साल बेकार के कानूनों को रद्द करने की मुहिम जारी है, क्योंकि समाज के आखिरी आदमी को न्याय सुलभ कराने के लिए कानून को आसान बनाना जरूरी है। स्वतंत्र भारत का नया संविधान जल्द से जल्द तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। नया संविधान तैयार होने तक संविधान सभा ने औपनिवेशिक कानून की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की जरूरत समझी और इसके लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर संकल्प लेकर आए। Sir, do members remember and realize that the Constituent Assembly is made to make a constitution for India, and it is not a revision committee to revise the existing statute law of the country. Therefore, that committee was doing wrong if it busied itself with the correction and amendment of the existing statute law. I therefore submit, sir, that the only legislative body that has the power and duty should exercise the function of revising the statute law. Therefore, I move my resolution in the full hope that this House will accept it. The Independence of India Act has created an absolutely new situation. The adaptation of the Government of India Act has only touched the fringe of the changes necessary. It has affected changes only in Government of India Act, but in the new setup of things, all our statute laws require to be carefully and thoroughly recast to make them up to date. भारतीय विधान परिषद में विधान के मसौदे पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि वर्तमान कानून को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 307 के जरिए वर्तमान कानून को संरक्षण प्रदान किया गया। अध्यक्ष महोदय की जहां तक वर्तमान कानून विधान के प्रावधानों से असंगत होंगे, उनका खंडन हो जाएगा। निस्संदेह इस देश का शासन इस पर निर्भर है कि इस समय प्रवृत्त कानून बने रहें। यदि वर्तमान कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो सारा शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा। अब मैं अनुच्छेद 307 को उठाता हूं। उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसे प्रावधान रखे हैं जिसके अनुसार जब तक वर्तमान कानूनों में संशोधन न हो, वे प्रवर्तन में रहेंगे। इस देश में कानून बनाने का एकाधिकार संसद अथवा अपने देश के संबंधित स्थानीय विधानमंडल को है। इसलिए ये आवश्यक है कि विधान में इस आशय का एक प्रावधान होना चाहिए कि जो कोई कानून बन गए हैं वे केवल इस कारण समाप्त न हो जाने चाहिए कि संसद ने उन्हें नहीं बनाया है। इसलिए अनुच्छेद 307 को इस विधान में प्रविष्ट कराया गया है। संविधान सभा ने महसूस किया कि सभी विधियों को संविधान के अनुकूल बनाना जरूरी है और सभा ने विधियों के अनुकूलन की समीक्षा का अधिकार न्यायालय को सौंपा। सभापति महोदय, जो न्यायालय उन कानूनों को लागू करते हैं, उन्हें यह निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिए कि ऐसा क्या अनुकूलन उचित है अथवा नहीं। राष्ट्रपति के साथ सभी विधियों की जांच करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय नहीं होगा कि इसका अनुकूलन संविधान के अनुरूप ही हो। यह सब कुछ विधि विभाग ही करेगा। महोदय, यदि प्रत्येक अधिनियम, प्रत्येक नियम तथा प्रत्येक आदेशों को न्यायालयों की जांच के अधीन रखा जाना है और यदि इस अनुकूलन की एक न्यायालय के पश्चात दूसरे न्यायालय में जांच होनी है, तो इसमें वकीलों तथा वादियों को तो अनेक सुअवसर उपलब्ध हो जाएंगे।
परंतु ये देश के व्यापक हित में नहीं होगा। अतः संपूर्ण विधान को नए संविधान में समाविष्ट करने के लिए आप पहले ये उपबंध करें कि ये अधिनियम प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक वे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हों। वहीं कई औपनिवेशिक कानूनों को तो तत्काल रद्द करने की जरूरत महसूस की गई। औपनिवेशिक काल में दी गई उपाधियों से जुड़ा कानून भी इनमें से एक था। पर इनके राजकुमारी होने से मुझे एक बात सूझी कि हमारे नए भारत में जहां राजा प्रजा सभी समान होंगे, वहां ये सारी पदवियां राजकुमारी, राजाधिराज, नवाब बहादुर, छत्रपति, कुंवरपाल, दीवान बहादुर, as I am called. जी, इन सारी वसीयत में मिली पदवियों का हमारे नए भारत में क्या काम? I'm totally with you, Professor Shah. आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हैं। And from tomorrow, shall we stop addressing Kripalani ji as Acharya, Ambedkar ji as Doctor, and you as Professor? नहीं नहीं नहीं, देखिए, एकेडमिक डिग्री और काम के पदनाम तो रहेंगे, पर ये खानदानी और पैदाइशी पदवियां खत्म। और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जिन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड ने नाइटहुड की पदवी दी है? प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 12 के खंड 1 में उपाधि शब्द के बाद अतिरिक्त उस उपाधि के जो सैन्य संबंधी हों अथवा सांस्कृतिक हों शब्द रखे जाएं। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव यह है कि अनुच्छेद 12 के खंड 1 में शब्द के बाद और राज्य 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी के पूर्व भारत के किसी नागरिक को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि औपनिवेशिक काल में भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार के मसौदे पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर गंभीर बहस हुई। चर्चा के बाद सभा इस नतीजे पर पहुंची कि नागरिकों को हथियार रखने का मूल अधिकार देना अहिंसा मूलक समाज की व्यवस्था के विरुद्ध है। अलबत्ता लाइसेंस और परमिशन मिलने पर ही इच्छुक व्यक्ति को इसमें छूट देने पर सहमति बनी। श्रीमान, ये मांग केवल मांग के रूप में नहीं रही है। मुझे स्मरण है कि सन 1923 अथवा 24 ईस्वी में नागपुर में आयुध संबंधी कानून के विरोध में एक आंदोलन हुआ था और उसमें सारे भारत के सत्याग्रहियों ने भाग लिया था। वह 6 महीने तक चलता रहा और आयुध संबंधी कानून विरोध में इस आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया था। आज हम कह सकते हैं कि परिस्थिति बदल गई है और अब हम अपने मूलाधिकारों में इस प्रकार की किसी बात को समाविष्ट नहीं करना चाहते। किसी के हथियार रखने का देश की रक्षा से क्या लेना देना है? मेरा जाती ख्याल है कि शिकार को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से लोगों के हाथ में हथियार देने से बिला वजह जान माल का खतरा बढ़ेगा ही और हमें इसे अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ शायद मेरी आवाज़ अकेली पड़ जाए, पर मेरे मन में जिस अहिंसक सरकार और समाज का तस्वुर है उसके लिए हथियार को ताक पे रखना ज़रूरी है। And I would like my view to be recorded here. यही नहीं, आज़ादी से पहले एक से बढ़कर एक दमनकारी कानून थे। मसलन भूमि अलगाव कानून, जिसे रद्द कर संसद ने लाखों गरीब किसानों की जमीन शोषकों के हाथों में जाने से रोक दी। हालांकि कुछ राज्यों में इन कानूनों को देर से रद्द किए जाने का नुकसान किसानों को भुगतना पड़ा। Respected sir, the Land Alienation Act, under which the lands belonging to lakhs of poor peasants were prevented from passing into hands of exploiters, was nullified by Dr. Ambedkar. Under these circumstances, may I ask the Honorable Minister of Home Affairs, what justification has he for not affording the same protection so far to the cultivators of Punjab that was being given to agriculturists in Bombay? This protection was given to them after the amendment of the constitution so that non-tiller could purchase their lands. I want to know why this thing was not done through an ordinance.
फिरंगी हुकूमत का इसी तरह का एक और कानून था आपराधिक जनजाति कानून, जिसके तहत कुछ जनजातियों को जराइम पेशा घोषित किया गया। देश की पहली संसद ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई। जब यह बिल केंद्रीय धारा सभा में 1911 और 1923-24 में लाया गया था, उस समय इसकी बहुत ही कड़ी आलोचना की गई थी और अब हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं रह सकता कि फलानी जाति गुनाहगार जाति है, वह जरायम पेशा है। आदमी जरायम पेशा हो सकते हैं या किसी जगह वाले लोकेलिटी के आदमी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन अमुक जाति को आदमी जरायम पेशा है, ऐसा उनके ऊपर दाग लगाना, लांछन लगाना, इसका तो हमने पहले से ही विरोध किया है। इसी तरह के कई और दमनकारी कानून थे। आज़ादी के बाद इस तरह के कई अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने या उनमें संशोधन के लिए बाकायदा विधेयक पेश किए गए। The bill has been rendered necessary by the judgment of Supreme Court, which held at certain provision made in Part C states. Bill which Parliament passed into law last year is ultra vires of the power of Parliament. Under Section 2 of the central government has power to extend any law Part A state to a Part C state and enforce. In doing so, it has a power to make modification and addition to the particular law. There is provision which says enactment to extend in modified manner might also provided for the repeal or modification for any corresponding law in force in the Part C state. अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों में से कुछ कानूनों में संशोधन करने, उन्हें रद्द करने और कुछ विधि को विधान से पूरी तरह हटाने के लिए 1952 में विधेयक लाया गया। Sir, there are 3 schedules attached to this bill. The first deals with acts which have become obsolete and therefore it is proposed that they should be repealed. The second schedule contains acts which are sought to be removed from the statute book because they are declared to be no longer part of the laws of India. The third schedule contains acts which call for amendment or in certain particulars. Chairman sir, it seems to me that the Punjab University Act was applicable to the whole of Punjab, and it is a fact, of course, one which may be described to be only to that area which has now gone over to Pakistan. Presumably, the provisions of that act still do apply to the portion of the Punjab, that is East Punjab, which is in India. Now I would like to Honorable Law Minister to clarify this point. If this act, which was enacted in 1882, continues to apply to the eastern part of Punjab in India, then this particular act should be dropped out of this list. There are portions of this bill which bring us tears. Burma is no longer part of this country. Pakistan, which is in the Indus Valley, is no longer with us. There is the regulation under which some of the great men of this country were spirited away. निश्चित किए जाने वाले कानूनों के अप्रासंगिक होने की वजह को लेकर संसद ने सरकार से जवाब तलब किया। साथ ही विधि विभाग से भी इन कानूनों की पहचान में हुए विलंब पर स्पष्टीकरण मांगा। Sir, this is one of the periodical measures which were necessary in order to keep our statutes up to date. Various statutes undergo amendments, repeals, and so on. In order to consolidate all those amendments in the form of one statute, this is one of the periodical measures that is brought before the House from time to time. The occasion should be utilized for asking the government to explain why the law department took such a long time to discover that there were existing statutes that were inconsistent with the Constitution. We are in the 8th year of the Constitution and which had not yet been repealed. Now, I say this because I find that from year to year, the government comes before this House and tells us that some existing statutes, whether central or state,
are repugnant to or inconsistent with the provisions of the Constitution. We do not like the repetition of this practice every year. यही नहीं, सदस्यों ने निरसन की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। निर्धारित समय में स्वतः समाप्त हो जाने वाले अध्यादेशों को भी कानून की किताब में अब तक रखे जाने को भी संसद ने गंभीरता से लिया। Chairman sir, I would just like the law minister to answer this point as to whether any amendment to the Life Insurance Act can be introduced in Rajya Sabha, as also the amendment to the Companies Act and the Income Tax Act. And if these could be repealed by introducing the amendments in this house, I feel that they could also be brought here and vice versa. हैदराबाद निजामशाही की संपत्ति विदेशी बैंकों में पहुंचाए जाने पर संसद में सवाल उठे। तब संसद ने केंद्र सरकार को कानून के दूसरे राज्यों में विस्तार, संशोधन और निरसन का अधिकार देने की जरूरत महसूस की। सदस्यों की मांग पर मामले की जांच भी की गई। I want one clarification from my honorable friend. He referred to the Nizam as having transferred the Hyderabad government money to other countries abroad. I would like to know from him as to whether the Nizam has the authority to transfer state securities, or is it that the money which he transferred was the one belonging to him. This matter is being referred to the Home Ministry and then perhaps to the External Affairs Ministry as well. They are taking it up with the relevant authorities. But as far as this bill is concerned, we have nothing to say. This is only intended to regulate the stock exchange functioning in Hyderabad. वहीं बंगाल म्युनिसिपल एक्ट को त्रिपुरा में लागू करने और त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट को रिपील करने के लिए सदन में विधेयक लाया गया। तब सांसदों ने एक राज्य के कानून को दूसरे राज्य में लागू करने पर सवाल भी उठाए। यदि हम उस एक्ट को या उस विधेयक को अमेंड करके वहाँ त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट रखते तो उसमें यह अमेंडमेंट होता तो सरकार को क्या एतराज़ था। असल बात यह है कि बंगाल म्युनिसिपल एक्ट वहाँ लागू करना और पुराने एक्ट को रिपील करना मुनासिब मालूम नहीं देता और यह उचित भी नहीं है। इस बात को सरकार अच्छी तरह से जान सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडेंस चाहती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से गाइडेंस ले। यदि आप यहाँ पर कोई म्युनिसिपल रूल्स बनाते हैं, कोई लॉज बनाते हैं, तो वे एक मॉडल रूल्स या बाई लॉज के रूप में होने चाहिए। इसके विपरीत हम यह कर रहे हैं कि किसी दूसरे का पूरा एक्ट वहाँ लागू कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजे रजवाड़ों और स्वतंत्रता सेनानियों की जायदाद छीन ली थी। संसद ने सरकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह की संपत्ति उन्हें वापस करने की मांग भी उठाई। महोदय, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने त्याग, अपने जोश और अपने उत्साह से देश के क्रांतिकारी नौजवानों में और दूसरों में भी एक प्रेरणा का संचार किया था और बहुत से मामलों में उनकी पद्धतियों से जो लोग सहमत नहीं होते थे, वे भी उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके उत्साह और उनके जोश के कायल थे। महोदय, आज की डिबेट अगर अखबारों में निकलेगी तो सारे देश में एक प्रकार का तहलका मचेगा। हमारे देश में अनेक रणवीर, त्यागवीर शहीद हुए हैं, जिनकी जायदादें ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जब्त की गईं। इस बिल में गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, इससे हम लोग बिल्कुल सहमत हैं और हम उनको हर तरह का समर्थन देना चाहते हैं, परंतु साथ ही ये भी चाहते हैं कि हमारी देश की बेदी पर जिसका बलिदान हुआ, उसकी जायदाद अगर किसी भी प्रकार से छीन ली गई हो और उसको किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाना संभव न हो, तो उन्हें उनकी जायदाद लौटाई जाए। सभापति महोदय, इस हसरत के कारनामे मुझे तफसील से जानने का मौका सन 1916 में हुआ, जब आज़ाद मरहूम ने उनकी मुफलिसी के हालात बताए। उनके कारनामे ने हमारे अंदर मुल्क की मोहब्बत, जोश और कुर्बानियों में बड़ी अहमियत पैदा कर दी थी। होना तो ये चाहिए था कि 12 साल पहले ही राजा साहब की जायदाद उनको वापस मिल जाती। यही नहीं, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश फौज को साधारण समाज से अलग रखने के लिए बनाए गए कैंटोनमेंट कानून को रद्द करने की भी मांग उठी। अध्यक्ष महोदय, जो कैंटोनमेंट हिंदुस्तान में हैं, उनको उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने सन 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट में पास किया था। वह कैंटोनमेंट एक्ट आज तक लागू है। पिछले 20-21 बरस में हम लोगों ने ये उपेक्षा जरूर रखी है
कि आज़ाद हिंदुस्तान को सरकार उन कंटोनमेंट के लिए बनाए हुए कानून को हटाने की या उसमें कुछ तब्दीलियां लाने का प्रयास जरूर करेगी, लेकिन हमारी ये अपेक्षा पूर्ण नहीं हो पाई है। यहाँ एक नया सुझाव आया है कि जितने भी अमेंडमेंट हैं जिन्हें मेन एक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है उन्हें निकाल दिया जाए। कल फर्ज कीजिए किसी तरह की अगर कोई मिस्टेक मिली तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि वो एक्ट तो रहा नहीं और वो रिपील हो गया। इस तरह हम लोगों के सामने बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। मेरे ख्याल से सरकार इस चीज़ के लिए इतना खर्च और इतनी परेशानी अपने ऊपर क्यों ले रही है। अगर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट शामिल हो चुका है तो उसे पड़े रहने दिया जाए। आखिर इस समय आप 234 एक्टों को इस बिल के जरिए रिपील कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से कंट्रोल क्लॉथ के रूप में गरीबों को सस्ती दरों पर धोती उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका लाभ गरीब तबके तक पहुंचाने के लिए संसद ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कानून को रद्द करने का सरकार पर दबाव बनाया। उपसभापति जी, जो अधिकांश गांव में रहने वाले लोग और जहां तक बिहार, असम, बंगाल का ताल्लुक है वे भी इसमें लिए जा सकते हैं। इन तमाम लोगों की ज़िंदगी धोती पर ही बसर करती है। गांधी जी भी धोती पहनने वाले मजदूरों को बड़े प्यार और स्नेह से देखते थे। आज उसी धोती की जो कास्ट है वह इतनी ऊंची है कि मजदूरों को, श्रमिकों को उस धोती को पहनने में बड़ी मुश्किल होती थी। वे लोग धोती पहनना चाहते हैं और पहनते भी हैं, पर उसको खरीदते हुए बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। जो साड़ी पहले क्राउन या कैलिको की 10 या 12 रुपये में आती थी, आज उसकी कीमत 55 या 56 रुपये में है। माफ़ करें, इस कीमत की साड़ी मिडिल क्लास के लोग पहनते हैं। पहले धोती का जोड़ा जो 16 रुपये में आता था, आज उसकी कीमत 60-65 रुपये की है। आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले कानून को भी 1977 में संसद ने रद्द कर दिया। वहीं अगले ही साल दमनकारी कानून मीसा को भी रिपील कर दिया गया। महोदय, यह कानून जब याद आता है तब मुझे वह दिन याद आता है जिस दिन इस कानून के अंतर्गत मुझे नज़रबंद किया गया था, इसलिए कि मैंने विद्यार्थियों और नवयुवकों की वकालत मुफ्त में की थी। मैं इसलिए नज़रबंद किया गया था कि मैंने रेलवे हड़तालियों की वकालत मुफ्त में की थी। एमरजेंसी में नज़रबंद इसलिए किया गया था कि 20 महीनों तक जेल में इसलिए रखा गया था कि बिहार स्टेट बार काउंसिल जैसी संस्था जिसमें मात्र 20 वकील चुने गए, उसकी बैठक में मैंने भाग लिया था। इस तरह के कानून के अंतर्गत सिर्फ मैं ही नहीं, भारत की हज़ारों संख्या के लोग नज़रबंद किए गए थे और लाखों की संख्या में उनके जो परिवार के सदस्य और उनके ऊपर जो विपत्ति ढाई गई थी, इसी कानून को समाप्त करने की बात है, जिसका कि मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। So far as the emergency is concerned, that took care of the press during that period. There was the censorship law, there was the DIR authority vested in the government, and therefore, ordinarily there was no need for passing of the Prevention of Publication of Objectionable Matter Act. This act was passed with a view to perpetuating the emergency powers that vested in the government, with a view to institutionalizing the emergency, and therefore we in this new government who have been returned to office on the pledge that we will undo all the undemocratic acts. Mr. Deputy Speaker, sir, the whole atmosphere in the country has changed, and we must congratulate the government for having come out so soon to remove this monstrosity on the statute book, which has defiled not only the precincts of the House but the Constitution of India by incorporating this Black Act into the 9th schedule of the Constitution. I am glad that the government has come forward to redeem the pledge given to the people. इस सदन में मैं कहना चाहूँगा कि 1458 एक्ट सर हमने रिपील किया है और आज 58 और करने जा रहे हैं सर, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो एक नई शुरुआत है कि देश में पुराने कानून जो असुविधा पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनका कोई उपयोगिता नहीं है, उसको समाप्त किया जाए।